बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं। एक्सरसाइज को शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 की एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट से रिलेटेड। आइए देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज में स्टूडेंट सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसको कहते हैं और आपने इसको खुद से फाइंड आउट करना है। लाइक वीडियो लेक्चर भी देखिए, अपनी किताब के टॉपिक्स को देखिए। एल्गोरिथम बेसिकली क्या था? एल्गोरिथम इज बेसिकली सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन योर ओन वर्ड्स है, इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, ठीक है। तो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन है डिजाइन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड दीज इंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली टर्मिनेट इफ फॉलोड। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एल्गोरिथम जो है इंग्लिश लाइक वर्ड्स में है, इन ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है। वर्ड्स की शक्ल में सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है और इसमें कोडिंग को नहीं यूज़ किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से व्हाट आर द 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज इन कोडिंग। आपने कोडिंग में 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो यूज़ होते हैं हमने जाने थे, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर और सिलेक्शन और इटरेशन के वाले से डिस्क्रिप्शन भी लिख दें और उन कंट्रोल स्ट्रक्चर के फ्लो चार्ट्स बना के आप अपनी बात को और वाजे कर सकते हैं कि किस तरह से सीक्वेंस के अंदर एवरी मॉड्यूल इज हैव टू एग्जीक्यूट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, नो मॉड्यूल हैज़ टू बी स्किप, किसी को स्किप होने की इजाज़त नहीं है। जबकि सिलेक्शन के अंदर ये हो रहा होता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, सम पार्ट ऑफ द कोड या मॉड्यूल स्किप हो रहे होते हैं। जबकि इटरेशन के अंदर until and unless the condition is true, a module or group of module may be repeated, ठीक है। तो उसके अंदर रिपीटेशन हो रही होती है, तो उस सब को आपने फ्लो चार्ट की मदद से बताना है। फिर इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है, ठीक है। तो उसकी भी वजाहत करनी है अगर ये कम्प्लीटली पूछ लिया जाए। तो फ्लो चार्ट की मदद से लाजमी बताएं उन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को और उसकी वर्किंग को भी थोड़ा सा वाज़ेह करना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द 2 लूप इटरेशन स्ट्रक्चर, वाइल एंड डू वाइल। तो ये लूप स्ट्रक्चर्स वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है ये हमें बताना है। ये मैं आपके सामने लिस्ट कर रहा हूँ, वैसे डिस्कस हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। वाइल लूप और डू वाइल लूप में सबसे पहली बात तो हम उनके बेसिक स्ट्रक्चर को आपके सामने रख रहे हैं। जैसे वाइल के बाद कंडीशन होती है और देन स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द लूप। ये कमेंट है, सी लैंग्वेज के तर्ज पे बताया जा रहा है। सी लैंग्वेज में कमेंट्स जो हैं वो फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ डाले जाते हैं और एक दूसरा तरीका भी है जो चैप्टर नंबर 3 में आपके सामने आ जाएगा। जबकि डू वाइल लूप के अंदर डू के बाद बॉडी ऑफ द लूप है। बॉडी ऑफ द लूप में एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं, ये कमेंट की शक्ल दिखाई गई है। जबकि वाइल और कंडीशन, अच्छा यहाँ पर ये तो कोडिंग की शक्ल में आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जहन में रहे कि यहाँ पर वाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता है, जबकि यहाँ वाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन भी है। तो 2 लूप स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और वाइल लूप और डू वाइल लूप में यहाँ वाइल के बाद कंडीशन में सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पर है। तो ये तो रूल्स रेगुलेशन जब सी लैंग्वेज के आप सीखेंगे तो इसका आपको ख्याल रखना होगा कि कहाँ सेमीकोलन, ब्रैकेट ओपन है तो क्लोज भी है, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज भी, ये सब बातें वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह सीखेंगे। सेमीकोलन जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है, ये सब बातें हमने सीखनी है। तो बहरहाल हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप में पहली बात तो दोनों के कोडिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर दिए। इसके अलावा जो है आप फ्लो चार्ट के ज़रिए भी दिखा सकते हैं कि वाइल लूप किस तरह से वर्क करता है कि पहले उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में जो है वो बॉडी ऑफ द लूप में जाता है और फिर दोबारा कंडीशन चेक करके या तो बॉडी में दोबारा जाता है या एग्जिट करता है। जबकि डू वाइल लूप में पहले बॉडी है
फिर कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू हो रही है फिर तो अगेन बॉडी में जा रहा है, रिपीटेशन की तरफ जा रहा है, अदरवाइज वो एग्जिट की तरफ जा रहा है। तो ये आप फ्लो चार्ट वाले दोनों के स्ट्रक्चर्स भी दिखा सकते हैं, जो कि आपको बुक में थ्योरी में अभी पढ़ाए भी गए और मौजूद है। इन वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, ये कंट्रोलिंग कंडीशन स्टार्ट ऑफ द लूप में नजर आ रही है, जबकि डू वाइल लूप में कंट्रोलिंग कंडीशन जो है एट द एंड ऑफ द लूप नजर आ रही है। इस कंडीशन की बेस पे लूप या तो कंटिन्यू होना है या डिसकंटिन्यू होना है, ठीक है। तो द इटरेशन डू नॉट ऑकर इफ द कंडीशन एट द फर्स्ट इटरेशन अपीयर्स फॉल्स, इटरेशन होगी ही नहीं अगर पहले ही सिचुएशन में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जबकि इटरेशन ऑकर्स एटलीस्ट वंस, कम से कम एक दफा जरूर होगी, भले से कंडीशन फॉल्स हो जाए एट फर्स्ट इटरेशन। तो ये सबसे बुनियादी दोनों का डिफरेंस है। वाइल लूप में तो इटरेशन मुमकिन ही नहीं है अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है, जबकि डू वाइल लूप में कंडीशन भले से फॉल्स हो जाए लेकिन एक इटरेशन यानी एक दफा तो बॉडी ऑफ द लूप में चलना ही चलना, ठीक है। तो ये तो मैंने 3 डिफरेंसेस और कुछ आपको आइडियाज़ और दे दिए, मज़ीद भी आप कुछ अगर लिख सकते हैं ज़रूर लिखिए। इसके बाद 2.4 है, इसमें आपसे कह रहे हैं राइट एन एल्गोरिथम शोइंग द लॉजिक रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट, कैलकुलेट भी करे और प्रिंट करे सेल टैक्स ऑन परचेज ऑफ 4 आइटम्स। 4 आइटम्स परचेज कर रहे हो आप और उसके ऊपर सेल टैक्स जो कि गवर्नमेंट लगाती है वो कैलकुलेट कैसे किया जाना है और प्रिंट कैसे करना है, ये काम एल्गोरिथम के जरिए करके बताइए। तो देखिए हम हेडिंग डाल रहे हैं कि एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सेल टैक्स ऑन परचेज ऑफ 4 आइटम। हम सबसे पहले तो आइटम जो भी परचेज किए हैं, डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट आइटम परचेज करते हैं, तो रीड I1, I2, I3, I4 प्राइजेस, ये उन प्रोडक्ट की प्राइजेस आ गई। नाउ सेट TOT एक वेरिएबल है, इसमें हम असाइन कर रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 की सारी प्रोडक्ट की प्राइजेस को सम अप कर दिया। हम एज्यूम ये करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो सेल टैक्स लगाया है फर्स्ट कर लें 17% हर प्रोडक्ट पे लग रहा है, तो जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आई है उसका 17% को सॉल्व करने का तरीका 17/100 भी है, अदरवाइज 17/100 मीन्स 0.17, तो टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.17 कर दिया तो ये सेल टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया। एंड राइट सेल टैक्स, अब सेल टैक्स स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो और एग्जिट। तो ये हमने एक एल्गोरिथम बनाया जिसमें 4 आइटम्स अगर परचेज किए जाएं तो उनके ऊपर सेल टैक्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है और उसको डिस्प्ले कैसे किया जा रहा है, ये एल्गोरिथम के जरिए हमने एक्सप्लेन किया। नाउ 2.5 की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 में कह रहे हैं राइट द एल्गोरिथम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क लिस्टेड सिक्वेंशियली। तो स्टूडेंट इसको तो उन्होंने सॉल्व करके ही आपको दे दी है एल्गोरिथम, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपकी बुक में ये सॉल्व मौजूद है। कहते हैं राइट एल्गोरिथम टू जनरेट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप, वाइल लूप की मदद से आप ये करके बताएं। तो बोर्ड के एग्जाम में भी ये हो सकता है कि आपको आपकी मर्जी पे छोड़ दें, बस आपसे कह दें कि 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करो, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो आपको फोर्स करें कि नहीं जी फॉर लूप से करो या वाइल लूप से करो या डू वाइल लूप से। तो एक ही टास्क जो है आपको मुख्तलिफ लूप के साथ बनाना आना चाहिए। बहरहाल हमने क्या किया, 1 से 10 तक नंबर जनरेट करने हैं, सेट x बराबर है 0 और जब तक x की वैल्यू लेस देन 10 है, लेस देन 10 से लेस है, तो क्या करो हर दफ़ा x की वैल्यू में 1 इजाफा करो और x को प्रिंट करो। x बराबर x प्लस 1 किया, 0 प्लस 1 इज 1, x को प्रिंट कराया, डिस्प्ले कराया, राइट 1। ये बॉडी ऑफ द लूप चल रहा है वाइल के साथ और एंड ऑफ वाइल लूप के दरमियान जो कुछ है बॉडी है, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर 1 के बाद दोबारा चेक किया गया 1 लेस देन 10 है, यस, 1 में 1 इजाफा किया, 2 बना, 2 डिस्प्ले किया, फिर 2 इज लेस देन 10, यस, 2 में 1 इजाफा किया, 3 डिस्प्ले किया, फिर 3 इज लेस देन 10, यस, 3 में 1 इजाफा, यहाँ तक कि 9 डिस्प्ले कर दिया, 9 इज लेस देन 10, यस, 9 प्लस 1 इज 10, 10 डिस्प्ले किया, 10 इज लेस देन 10, नो, 10 लेस देन 10 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से बाहर आएगा एग्जिट। तो गोया हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करा दी। तो इसमें बहरहाल थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस और भी हो सकती हैं कि वाइल आपने इस बात ही 1 से शुरू की और वाइल x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 लिख दिया या लेस देन 11 लिख दिया, और हर दफ़ा पहले राइट x लिखवाया, फिर इजाफा कराया, फिर कंडीशन चेक हुई। तो यूँ थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक भी हो सकती है बात, यानी x इक्वल्स टू 1 से भी शुरू हो सकती है, पहले वो 1 लिखवा दिया, डिस्प्ले करा दिया, फिर 1 में 1 इजाफा किया,
और कंडीशन चेक की और यूँ मामला चलता रहे। तो राइट एन एल्गोरिथम टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो इफ एल्स भी जो कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है, इसके जरिए हम करेंगे सेट एक्स बराबर है 0, एक्स की वैल्यू में एक इजाफा किया जाए, राइट एक्स इजाफा करने के बाद एक्स लिख भी दिया जाए, गोया 0 थी, 0 में एक इजाफा हुआ 1 हो गई। अगर एक्स की वैल्यू 10 के बराबर हो गई है तब तो एग्जिट करो, वरना क्या करो, गो टू स्टेप 2। एक्स की वैल्यू 1 थी, 1 डिस्प्ले हो गई है, 1 क्या बराबर है 10, नो। 1 अगर 10 के बराबर होगा तो एग्जिट है ना, नो की सूरत में एल्स वाले ऑप्शन में जाएगा, गो टू स्टेप 2, यानी एक्स की वैल्यू में एक इजाफा फिर किया, 2 हो गई, एक्स की वैल्यू 2 लिखा और अगेन 2 इज इक्वल टू 10, नो। यहाँ तक के 10 लिख लेने के बाद जब 10 बराबर है 10 होगा देन एग्जिट होगा, ठीक है। और यहाँ एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो ये इफ एल्स के जरिए 1 से लेकर 10 तक कैसे आप गिनती लिख सकते हैं, ये एक एल्गोरिथम की शक्ल में डिस्प्ले किया गया है। सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यही थोड़ा जब एल्गोरिथम बन जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है, तो सी की कोडिंग में भी स्लाइट चेंजेस उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली हम फिर उसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। और आप देखेंगे कि अगर आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ये प्रॉब्लम जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसका सलूशन आपके जहन में आ गया है, तो कोडिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटे मोटे से कुछ रूल्स हैं उसको जहन में रखना है और आप कोडिंग कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए सी पार्ट क्या है। सी पार्ट में कह रहे हैं राइट एल्गोरिथम टू राइट एनी नंबर, कोई सा भी नंबर जो है वो 10 टाइम्स स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहला हम काम क्या कर रहे हैं, रीड एन, यूजर कोई नंबर देगा, इनपुट करेगा और फिर उसको 10 दफ़ा करना है। तो पहले से ये बात फिक्स है कि 10 दफ़ा ही करना है, तो हम अपने तौर पे आज़ाद हैं, हमें उन्होंने बाउंड नहीं किया है। तो हम फॉर लूप लगा रहे हैं कि फॉर k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक चले, फिक्स चलेगा 1 से लेकर 10 दफ़ा, यानी 10 टाइम्स इसने ये काम करना है। बाई 1 यानी हर दफ़ा 1 का इजाफा हो, कभी हम 2 का इजाफा भी चाह रहे होते हैं ना, तो वो जो सिचुएशन होती है इवन नंबर या ऑड नंबर की खसूसियत से यह ख़ास सीरीज जनरेट करने में हो सकती है। बहरहाल इधर तो हम हर दफ़ा 1 के इजाफे के साथ 1 से लेकर 10 तक चलाना चाहते हैं। k एक काउंटर वेरिएबल है और k की वैल्यू जब 1 होगी तो जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा n वो डिस्प्ले करेगा, फिर k की वैल्यू 2 होगी, फिर n डिस्प्ले करेगा, 3 होगी तो n डिस्प्ले करेगा, 4 तो n डिस्प्ले करेगा। 10 टाइम्स वो n की वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद एंड ऑफ फॉर लूप होगा, फॉर लूप से बाहर आएगा एंड देन एग्जिट होगा। इसी तरीके से डी पार्ट देखिए, राइट एल्गोरिथम टू ऐड नंबर्स टिल इनपुट 0 इज गिवन, ठीक है। जब तक 0 यूजर इनपुट नहीं करता तब तक नंबर ऐड करते जाओ। तो सेट s बराबर है 0, ये सम के लिए शुरू में सम जो है वो कुछ नहीं है, 0 है। while n इज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू यानी जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो 0 नहीं होता तब तक क्या करो, हर दफा रीड n की वैल्यू रीड करो यूजर से, यानी डिमांड करो सेट s बराबर s प्लस n, जो भी n यूजर दे रहा है उसको सम के अंदर सम अप करो और s को असाइन करो। एंड ऑफ वाइल लूप, ये सम अप करने के बाद दोबारा वो n की वैल्यू जो भी यूजर ने दी होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी तो रीड n करेगा, सम अप कर देगा। फिर वो अगर n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी फिर वो रीड करेगा, सम अप कर देगा, यहाँ तक कि यूजर 0 इनपुट कर देगा। उस सूरत में जो है वो एंड ऑफ वाइल लूप हो जाएगा, लूप से बाहर आएगा और सम डिस्प्ले कर देगा। तो आपने देखा इस सिचुएशन में हम फॉर लूप लगा ही नहीं सकते थे, वाइल लूप ही लगाना मजबूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता यूजर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 0 दे रहा है या सेकेंड अटेम्प्ट में 0 दे रहा है, कौन सी अटेम्प्ट में 0 दे रहा है हमें नहीं पता। क्या पता ये लूप 100 दफ़ा रिपीट हो, क्या पता 500 दफ़ा हो, क्या पता ये यूज़र कभी 0 इनपुट करे ही नहीं, वो करता रहे डिफरेंट इनपुट अदर देन 0, तो ये सम अप करता जाएगा। जब 0 इनपुट करेगा तो कहीं जाके वो स्क्रीन पे सम डिस्प्ले करके बाहर आएगा, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने पहले 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।